यानी ध्रुव से दाईं तरफ दूर वाली जो दूरियां हैं वो प्लस में होगी। यानी ध्रुव से इधर बढ़ोगे तो दूरियां कैसी लेनी है, प्लस में, और ध्रुव से लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो दूरियां कैसी हो जाएगी, माइनस में। यानी ध्रुव से जो लेफ्ट में जाएंगे वो दूरियां क्या होगी, माइनस में। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, अच्छी चल रही तैयारी? कुछ विद्यार्थी बराबर जो है एक शंका प्रदर्शित कर रहे हैं। नियमित रूप से मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। चूँकि क्लासेस प्रीमियर होती है तो वो ड्यूरिंग क्लास जो है वो अपना जो इंटरेक्शन नहीं होता है, ये प्रीमियर होता है। कुछ जो सवाल आप कंटिन्यूसली कह रहे हैं उनके जवाब मैं पहले शुरू में दे देता हूँ, उसके बाद ही क्लास शुरू करेंगे। एक तो बहुत से विद्यार्थियों की ये शंका है कि सर क्या पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, क्या जो सिलेबस है आप हमें पूरा करवाएंगे क्या? मैं साइंस का कह रहा हूँ ना, साइंस के जो आपके 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर ये आपके पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, ठीक है? इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें। दूसरा, हर चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं वो मिलेंगे आपको ऐप पर, ठीक है? ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना है। पहली चीज, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर ऐप में बुला के आप हमसे चार्ज करोगे, नहीं, ऐप पर एमसीक्यू करेंगे आप। हमारा जो ऐप है ऑनलाइन सारथी ऐप, ठीक है? ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिए आप। उसमें हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू सीरीज होगी और बहुत बढ़िया लेवल से हम लोग जो है एमसीक्यू डील करने वाले हैं। और साइंस की जो सारी क्लासें हैं वो अवेलेबल होगी। कुछ विद्यार्थियों का थोड़ा ये कहना है कि सर थोड़ा जल्दी करा दीजिए, प्रकाश का परावर्तन इतना बड़ा टॉपिक थोड़ी था कि आप 5 क्लास ले। तो भाई साहब देखो, अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ना है तो समय लगेगा। और मैंने आपको फिर बताया कि कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं कि हाँ, जिनका बौद्धिक स्तर थोड़ा बढ़िया हो, वो अच्छी तरह से कैच कर लेते हैं। कुछ सामान्य विद्यार्थी भी होते हैं। तो हमें जब पढ़ाना है तो सभी विद्यार्थियों को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ विद्यार्थियों को समझ में आए। मैं ये प्रयास करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट लगभग सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे, उतना मेरा प्रयास रहता है। तो बाकी जो विद्यार्थी हैं जिनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि सर थोड़ा धीरे चल रहे हैं, तो उनके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। प्रयास रहेगा कि आपका जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम से लगभग 1 महीने पहले मैं मेरी तरफ से आपको पूरा दे दूँ। दूसरी बात, कुछ विद्यार्थी एक ये कह रहे थे कि सर क्लास से थोड़ी ज़्यादा करो, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मुझे ऑफलाइन क्लास भी लेनी होती है, ऐप की क्लास भी लेनी होती है, तो काफ़ी जगह से बंधा हुआ रहता हूँ। पर हाँ, ये प्रयास रहता है कि क्लासेस आपको नियमित अवेलेबल हो, तो उसके लिए मैं कंटिन्यूस प्रयास कर रहा हूँ। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट रहती है कि जो क्लास को थोड़ा बूस्ट करें, शेयर करें। व्यूज़ थोड़े अच्छे मिलते हैं तो हमें पढ़ाने का मोटिवेशन मिलता है, कंटिन्यूटी जो बनाने में जो है थोड़ा हमें भी क्या रहता है, अलग से एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछली क्लास की एक गलती को थोड़ा सुधार लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने एक कह दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जैन फेब में होगा, फेब के आसपास होगा। तो वही बात है, एक्चुअली क्या अलग अलग बैच में पढ़ाते हैं तो माइंडसेट वो अलग रह जाता है। दिमाग में आरएस वाली जो 2 फरवरी वाली डेट थी वो रह गई थी तो उस हिसाब से ये कन्वे कर दिया गया। आपका जो पशु परिचर का वो एग्ज़ाम है वो 1 से 4 दिसंबर के बीच है, ठीक है? बिल्कुल, आपके बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था, ठीक है? मैं माफ़ी चाहता हूं उसके लिए कि वो थोड़ा सा भ्रम हो गया वो उसका स्पष्टीकरण अभी कर देते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 से 4 दिसंबर के बीच ही है, ठीक है? कोई अलग नहीं होने वाला, एग्ज़ाम उसी दिन होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। आपको जो सिलेबस अवेलेबल होगा, सिलेबस की जो तैयारी हो रही है वो आपको दिसंबर के अकॉर्डिंग ही है। और मेरा प्रयास रहेगा कि नवंबर से पहले ही, लगभग सितंबर चल रहा है, अभी सितंबर मिड है, अक्टूबर है, अक्टूबर से पहले पहले आपको साइंस की सभी 6 चैप्टर की क्लासें मिल जाएगी, सभी चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएंगे ऐप पर। तो आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी है जिन्होंने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन करके रख लीजिए। आप कोर्स परचेज नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको एमसीक्यू का एक्सेस होगा, ठीक है? साइंस की तरफ से आप फ्री रहिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई डाउट थे, जितने भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कुछ है आप बताएं मुझे, आप ही के लिए हम लोग हैं और आप ही के प्रेम और आप ही के सहयोग से यहाँ पर जो है कक्षाएं ले रहे हैं।
और आप ही के लिए। तो लोकतंत्र है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, उसी प्रकार से हम बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल जो पिछली क्लास थी वो हमने अवतल दर्पण पे समाप्त की थी। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण बहुत अच्छी तरह से समझ में आ भी गए होंगे। बहुत से बच्चों के जो रिस्पांस भी आए थे कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, सारी चीज़ समझ में आ रही है। आपके ऐसे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो मज़ा आता है कि हाँ, ये बताए ज़रूर आप कि जब क्लास कंप्लीट होती है तो हाँ, क्लास में से आपने कितना गेन किया, तो एक आइडिया मिलता है कि अगली क्लास में हमें और कितना एफर्ट करना है। आज हम शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की हमारे पास 6 स्थितियां थी, 6 स्थितियां हमने पढ़ी थी। और अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में केवल 2 स्थितियां हैं, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं। समझे? नंबर फर्स्ट देखो, पहली स्थिति सेम वही है जो आपके अवतल दर्पण में थी। अवतल दर्पण में कहां रखा था हमने पहली स्थिति में? बताएं, स्टार्टिंग कहां से की थी? बिल्कुल, कहां पर? अनंत। यानी वस्तु को हम कहां रखेंगे? अनंत पर। पहले एक बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका ध्रुव। हाँ, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर ध्रुव को ओ से प्रदर्शित नहीं करते हैं। मैंने जब पढ़ाया था, परिभाषा दी थी, तब भी बताया था कि कुछ बुक्स में ध्रुव के लिए ओ रेफर किया गया, कुछ के लिए पी, पोल भी रेफर किया गया है ना। तो ओ भी बताया गया है, पी भी बताया गया। मैं एनसीईआरटी बुक्स और राजस्थान गवर्नमेंट की जो बुक्स है उन पूरी बुक्स का जो समरी है, दोनों बुक्स में जो जो कंटेंट हो सकता है वो सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओ भी प्रदर्शित करते हैं और पी से भी प्रदर्शित करते हैं। ये आपका एफ और ये आपका सी। चलिए, वस्तु अनंत पर है। हाँ भाई साहब, अनंत पर है। अनंत से आने वाली किरणें कैसी होगी? अनंत से आने वाली किरणें समांतर। और हम यहां पर क्या मान लेते हैं कि ये किरणें कैसी है? मुख्य अक्ष के भी समांतर है। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। ये लो सर, समांतर किरणें बना दी, ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। फिर पहले नियम पर चले। उत्तल दर्पण से पहला नियम, परावर्तन का नियम, हमने क्या पढ़ा था? यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात इस प्रकार विस्तृत होगी, यानी या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार परावर्तित होती है कि उसे पीछे की ओर बढ़ाने पर वह फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो। यानी यहां से जब ये परावर्तित होगी तो इसका परावर्तन कुछ इस प्रकार होगा कि अगर इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाए तो पीछे की ओर बढ़ाए तो कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी? ये फोकस से। ऐसे ही इसको भी परावर्तित करेंगे। किधर गई? यहां से आई, टकराकर बाहर निकल गई, यहां से टकराकर बाहर निकल गई। कैसा है? उत्तल दर्पण है वो क्या करता है? किरणों को परावर्तन के पश्चात क्या करता है? विस्तृत करता है, अपकेंद्रित करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। पढ़ा था ना, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। तो ये कैसा है? एक तरह का अपसारी दर्पण है, किरणों को अपसारित करता है, फैलाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको साइज छोटी कर लें। चलिए अब वापस वही अपने पास चीजें, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ भाई साहब। अपने पास सवाल तो यही बनने हैं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु को तो रख दिया, वस्तु को रखने के बाद प्रतिबिंब कहां और कैसा बन रहा है? अब यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बना? जल्दी बताएं, कहां पर हो गया? फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा है? सॉरी, कहां पर है? फोकस पर। फिर वास्तविक या आभासी? क्लियर हो रही है? सारी चीजें क्लियर हो रही है? बिल्कुल। देखो, किरणें वास्तविकता में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? आभासी तथा
सीधा। बताया था वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनेंगे और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा। और तीसरी स्थिति ये थी कि बस प्रतिबिंब की जो साइज है वो कैसी रहेगी। आपको बताया था कि प्रतिबिंब की साइज किस पे डिपेंड करती है कि जो परावर्तित किरणें हैं वो मुख्य अक्ष से कितनी दूरी पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो बिल्कुल पास में प्रतीत हो रही है तो अत्यंत सूक्ष्म बिंदुवत, अत्यंत सूक्ष्म या कह सकते हैं बिंदुवत। क्लियर है? पहली स्थिति क्लियर कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? यह आभासी और सीधा होगा। कहां प्राप्त होगा? फोकस पर प्राप्त होगा और अत्यंत सूक्ष्म होगा। चलिए दूसरी कंडीशन, दूसरी स्थिति होती है अनंत तथा ध्रुव के मध्य, है ना। अब बात आती है कि सर यहां पर ये क्यों, यहां पर सी एफ वाली वो कंडीशन क्यों नहीं बना रहे हम लोग? भाई यहां पर भी तो बनानी चाहिए ना हमें। भाई वहां पर 6 कंडीशन हो गई तो यहां पर 2 ही कंडीशन का औचित्य क्या है? तो औचित्य समझे यहां पर, उसका कारण है कि देखो गोलाई इधर है तो जिस तरफ गोलाई होगा तो गोला इधर ही बनेगा ना, तो वक्रता केंद्र तो इधर ही बनेगा। वक्रता केंद्र तो आपका क्या रहेगा? इस साइड ही रहेगा। और जिधर वक्रता केंद्र है फोकस भी उधर ही रहेगा। क्यों? फोकस क्या है? वक्रता त्रिज्या का आधा। और कार्तीय चिन्ह परिपाटी पे चले, हमने पढ़ा था एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी के 5 नियम। उसमें पहला नियम क्या रखा था? वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। वस्तु इधर रखी जा रही है, वस्तु इधर से आएगी तो इधर कैसे रख लेंगे हम भाई साहब? रख ही नहीं सकते। तो वस्तु इधर रखने में एक तो अनंत पर रख दो और दूसरी स्थिति एक अनंत और ध्रुव के बीच यहां पर कहीं भी रख दो आप। ये लो यहां पर रख दिया हमने, कहीं भी रखना था रख लिया। चलो नियम बना लेते हैं। पहला नियम लगाए, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात ऐसे इस प्रकार परावर्तित होगी जैसे पीछे की ओर बढ़ाने पर कहां से गुजरे? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो। ये लो सब हो गया। अब दूसरा नियम लगा सकते हैं कि फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर। या फिर सबसे बढ़िया चौथा नियम लगा लो आप, कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर जितने डिग्री कोण पर आपतित होती है उतने ही डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाती है। ये तो हमने लिया ही था ना कि यहां आई और ये इधर चली गई। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाओ, बस ये आपका बन गया प्रतिबिंब। ये लो यहां प्रतिबिंब बन गया आपका। कहां बनेगा प्रतिबिंब? कहां मिलेगा आपको? ध्रुव और फोकस के मध्य, ओ और एफ के बीच बन रहा है। कैसा है? वास्तविक या आभासी? आभासी। आभासी है तो कैसा हो जाएगा? देखो सीधा है। और वस्तु से बड़ा या छोटा? छोटा। यही तो चाहिए हमें, यही तो हमें चाहिए थी प्रतिबिंब की विशेषता है, मिल गई हमें। जो प्रतिबिंब है वो आपका कैसा बन जाएगा? लिख लेते एक बार। कैसा? कहां मिलेगा? एफ और एफ व ओ के मध्य। दूसरा कैसा हो जाएगा? आभासी और सीधा। आभासी तथा सीधा। और तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी? वस्तु से बड़ा या छोटा? वस्तु से छोटा। चलिए आसान है, समझ पा रहे? ठीक है, एक बार डायग्राम के सारणी के रूप में भी मैंने लिख लिया है कि 2 स्थितियां बनती है अपने पास। एक तो अनंत पर है और अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी हो। अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा आपका? फोकस पर। दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब कैसा है? आभासी और सीधा। और दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है, ध्यान रखना।
और यहां पर जो अनंत और ध्रुव के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब वापस कैसा हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच। कुछ चीजें जो समझने लायक या फिर दिमाग में बैठाने लायक है वो ये है, देखो अब कंपेयर करते हैं हम लोग, एक बेसिक कंपैरिजन लेते हैं। अवतल दर्पण प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण, सवाल बनते हैं, बढ़िया सवाल बनते हैं यहां से। जो चीज समझाना जा रहा हूं वहां तक जाने का प्रयास करना। देखो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब में सभी तरह की विशेषताएं मिली थी, 6 कंडीशन मिली और 6 तरह के प्रतिबिंब थे। यहां पर हमें वास्तविक प्रतिबिंब भी मिला और आभासी प्रतिबिंब भी मिला था, है ना। वास्तविक भी मिले थे और आभासी भी। 6 में से 5 कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक था। और ये जो वास्तविक प्रतिबिंब था उसमें हमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी मिला, बराबर भी मिला और छोटा भी मिला। सब तरह की कंडीशन थी। वास्तविक प्रतिबिंब जो 5 कंडीशन बनी थी, जहां वास्तविक प्रतिबिंब मिला वहां पर हमें बड़ा प्रतिबिंब मिला था, जब वस्तु को हमने कहां रखा, फोकस पर रखा है या फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। बराबर कब था, जब वक्रता केंद्र पे था। छोटा कब था, जब वस्तु अनंत पर है या फिर वक्रता केंद्र से परे है, तब छोटा था, है ना। आभासी वाली जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आभासी प्रतिबिंब यहां पर कैसा प्राप्त होता था, वो मिला था हमें वस्तु से बड़ा, याद है ना, यही कंडीशन थी ना। देखो ये O, ये यहां पर F और यहां पर वस्तु को रखा था हमने। यही कंडीशन मिली थी, यानी हमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, आभासी है तो सीधा होना ही है। आभासी और बड़ा प्रतिबिंब हमें कहां मिला था, अवतल दर्पण से मिला था। और उत्तल दर्पण में देखिए, अभी उत्तल दर्पण में जो मिले हैं वो दोनों ही प्रतिबिंब कैसे है, आभासी और छोटे। यहां पर जो प्रतिबिंब हमारा मिल रहा है वो कैसा है, आभासी है और छोटा प्रतिबिंब है। देखो एमसीक्यू कराऊंगा तो सवाल पूछूंगा, इसका ध्यान रखना। सीधा सवाल अभी बता देता हूं। एक तो सीधा सवाल बनता है कि एक दर्पण से आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हम निम्न में से किस दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन ऐसे कोई 2 और ऑप्शन मैच कर देंगे या फिर ऐसा कोई एक और दर्पण का ले देंगे। तो वहां पर आंसर क्या आएगा, अवतल दर्पण। यदि आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो एक ही कंडीशन रहती है। क्लियर है। तो आपके यहां पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण क्लियर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक बार मैं आपको फिर से अपने जो बुक्स है उनके बारे में बता देता हूं। देखिए बहुत ही बढ़िया लेवल का कंटेंट बनाया है। एक तो राजस्थान ज्योग्राफी को लेके बहुत से विद्यार्थी जो है संशय में है कि सर ज्योग्राफी की कोई एक ढंग की बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कि किस बुक से हम लोग अच्छा कंटेंट पढ़ें। तो यहाँ की जो कंटेंट राइटिंग टीम है उन्होंने संपत सर के मार्गदर्शन में बहुत ही बढ़िया लेवल के जो नोट्स हैं बनाए हैं, जिसमें इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इको सर्वे को या इको सर्वे के जितने डाटा मर्ज हो सकते हैं वो सारे डाटा मर्ज हुए इस बार वाला इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, जहां पर जो नए वाले जो जिले हैं 50 जिलों के अधीन जो के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके हिसाब से ये बुक बनाई गई है। तो इस बुक का जो कंटेंट है बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही जेन्युइन कंटेंट है, तो इस बुक को प्रेफर करें। और साथ ही ये जो हिस्ट्री और कल्चर की भी जो बुक्स है वो तो मैंने खुद ने देखा है, उसका कंटेंट तो आप भाई साहब RS मेंस के लेवल का देख लो, मेंस के लेवल का कंटेंट क्लियर हो रहा है, उस लेवल से इतना बढ़िया कंटेंट बनाया गया है। और ये 5 बुक का कॉम्बो पैक है, हिस्ट्री, कल्चर, पशु परिचर और
सामान्य ज्ञान वाला, जो कि वैसे तो एक सिंगल बुक जो है वो 240 पे अवेलेबल है, अदरवाइज जो ये है टोटल 599 में एक कॉम्बो पैक भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये मिलेगा आपको ऑनलाइन सारथी.in जो वेबसाइट है उस पर मिलेगा। और ये आपके QR कोड्स भी दिए हुए हैं कुछ, वहाँ से आप स्कैन करके आप टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हर चैप्टर की जो PDF है वो मिल जाती है, ठीक है। कभी क्लास थोड़ी लेट हो गई है तो हो सकता है नेक्स्ट डे अवेलेबल हो जाए, अदरवाइज आपको PPT जो है या फिर जो PDF है क्लास की PDF, वो हर वीडियो के बाद अवेलेबल हो जाएगी, है ना। नोट्स की दिक्कत नहीं, नोट्स वैसे मैं सारा लिख ही रहा हूँ बोर्ड पे, और PDF आपको अवेलेबल हो रही है। नोट्स अच्छे से बना लेना, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सारे जो सवाल है वो अपने नोट्स में से मिल जाए। मैं फिर कह रहा हूं, हम प्रयास कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये दावा करता है कि साहब मेरे नोट से बाहर कुछ नहीं होगा, तो RPSC और कर्मचारी चयन आयोग हर बार जो है वो चकित करते हैं। तो वो भ्रम रखो ही मत। पढ़ो, आप किताबें सारी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, NCERT भी पढ़ो, मैं उसका भी मना नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ, आपको यहाँ से पढ़ने के बाद NCERT और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप उस तरह की आदत डेवलप ही ना करो। आप किताबें, अच्छी किताबें, NCERT किताबें पढ़ने की आदत डेवलप करो, उससे बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, बहुत नॉलेजफुल कंटेंट मिलेगा। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है दर्पण सूत्र। सीधा सवाल बनता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से दर्पण सूत्र है ना। 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 विकल्प दे देंगे। सिंपल सा दर्पण सूत्र है, कुछ भी नहीं है। सॉरी, क्या है दर्पण सूत्र में? 1/f। f क्या था भाई साहब? स्मॉल f। कैपिटल F तो फोकस था, स्मॉल f क्या था? बिल्कुल फोकस दूरी। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बस इतना ही है अपना, हो जाएगा याद। f क्या हो जाएगा आपका? f है आपके फोकस दूरी, v है आपके, v क्या था याद है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और u क्या हो जाएगा आपका? u वस्तु की दर्पण से दूरी, या जिसे हम बिंब दूरी भी कहते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही है। सवाल सीधा सीधा यही बनता है कि निम्न में से दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र याद रख लो, सिंबल जो है वो प्लस का होगा, है ना। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे या गणितीय सवाल हैं, वो करने हैं, घबराना नहीं है, हो जाएगा। कई बार मेरे जो प्यारे विद्यार्थी हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है या फिर 12th स्टैंडर्ड से ही है, उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैथ के कंटेंट देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हम साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, कंटेंट कुछ बाकी नहीं रखूंगा। एक बार प्रयास पूरा रहेगा, भले क्लास से 4 की जगह 5 लग जाए, 6 लग जाए। वैसे आज की क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट कर लेंगे। अदरवाइज मैं अगर कह रहा हूं कि अगर आपको दिक्कत भी हो, थोड़ा सा अगर कुछ बाकी भी रह जाएगा ना, तो भी हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेके कर लेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं कोई चीज को। चलिए, दर्पण सूत्र समझ में आ गया। एक और चीज समझनी है, फिर बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है आवर्धन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। अब देखिए भाई साहब, क्या आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है किसी भी प्रतिबिंब निर्माण के दौरान प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई के साथ जो अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है? आवर्धन। लिख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई से अनुपात
आवर्धन कहलाता है। ओके, कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर h डैश अपॉन h। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h डैश से, तथा बिंब की ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h से। ठीक है, m का एक संबंध आपको प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के बीच भी प्रदर्शित किया जाता है। देखो, m का v और u के साथ जो रिलेशन है वो भी याद रखना है। वो क्या है? m बराबर माइनस v अपॉन u, यानी m के जो है आवर्धन जो है वो दो सूत्र प्रदर्शित करता है, एक तो प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई के साथ, और एक प्रदर्शित करता है प्रतिबिंब और बिंब की दूरी के साथ। हम दोनों को कंबाइंड फॉर्मेट में अगर लिखें तो m बराबर क्या होगा? h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ओके, तो ये आपका एक आवर्धन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आज की क्लास में अभी तक हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ लिया है, दर्पण सूत्र पढ़ लिया है और आवर्धन पढ़ लिया है। उत्तल दर्पण के बाद एक्चुअली हमें पढ़ने थे उत्तल दर्पण के उपयोग, और हम थोड़ा सा दर्पण सूत्र पे स्किप हो गए थे। तो पहले उत्तल दर्पण के उपयोग कर लेते हैं हम लोग। ये थ्योरेटिकल कंटेंट में अपना लास्ट पोर्शन है, उत्तल दर्पण के उपयोग कि उत्तल दर्पण का यूज कहां पर होता है। देखो, यूज जो है डिपेंड करता है कि इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। देखो, इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसे थे, आप इस चले एक बार देखो सारणी पे। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा है? आभासी, सीधा और छोटा। ध्यान रखना, प्रतिबिंब की विशेषता के आधार पर जो है वो हमारा उपयोग बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी, सीधा व छोटा। अब देखो उपयोग देखिएगा, उपयोग कहां पर है? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में जो साइड मिरर्स होते हैं ना, साइड रेयर व्यू मिरर, साइड मिरर जो है उसमें गाड़ियों में जो साइड में जो लगे रहते हैं ना कांच, बाइक में भी देख लो आप, कार में भी देख दो, वो जो कांच है वो कांच कैसा है? उत्तल दर्पण। अब देखो उस उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है? उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा व छोटा। तो पीछे अगर एक बड़ी ट्रक आ रही है या कार आ रही है तो उस कार का एक छोटा सा प्रतिबिंब आपको किस में मिल जाएगा? साइड मिरर में मिल जाएगा, है ना। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो उपयोग है वो है कि इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बड़े चौराहे पर बीच में एक बड़ी सी लाइट लगी रहती है जो क्या करती है? रोशनी को चारों दिशाओं में फैलाती है ना। उसे कहते हैं स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर। उत्तल दर्पण का काम क्या है भाई साहब? उत्तल दर्पण आपतित किरणों को क्या करता है? फैलाता है, अपसारित करता है, और वही काम उसका है। तो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में ही क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि किरणें जो है, प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में फैल जाए। तीसरा जो इसका उपयोग है वो होता है एटीएम में, कि इसे एटीएम में काम में लिया जाता है। एटीएम में देखा होगा आपने, एक ऊपर छोटा सा कांच लगा रहता है ना, जहां पे आपके एटीएम मशीन हो ऊपर की तरफ, ताकि पीछे वाले व्यक्ति का एक छोटा सा प्रतिबिंब आपको उसमें दिख जाए कि वो पीछे वाला व्यक्ति कहीं आपके पिन तो नहीं देख रहा है ना। तो उस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है। क्लियर? तीन ही उपयोग है इसमें।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाहनों वाला। वाहनों वाला में स्पष्ट कर दूं मैं, हेडलाइट में तो क्या अवतल दर्पण काम में लेते हैं हेडलाइट में, और साइड मिरर जो होते हैं साइड मिरर में उत्तल दर्पण। क्लियर है? चलिए अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, गणितीय प्रश्न, है ना। हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, दर्पण सूत्र पढ़ लिया है, आवर्धन के फॉर्मूले पढ़ लिए। इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है वो जरा देखते हैं। एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण में शेविंग मिरर से 20 सेंटीमीटर है। देखो शेविंग मिरर है, शेविंग मिरर हो गया तो भाई साहब ये कौन सा मिरर हो गया? अवतल, है ना, पढ़ा हमने। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेमी है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए और आवर्धनता ज्ञात कीजिए। आवर्धनता या आवर्धन एक ही बात है। देखो एक समझते हम लोग, जैसे मान लिया ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया, ये O, ये F और ये C। एक चीज हमें कह दी है कि इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, ये जो वैल्यू है ये कितनी दे रखी है हमें? 80 सेंटीमीटर। यानी F का मान जो है स्मॉल f, उसका मान हमें कितना दे रखा है भाई साहब? 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर कहा गया कि एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। व्यक्ति का चेहरा यानी मैं ले लूं वस्तु, यानी जो वस्तु है वो यहां पर रखी हुई है, यानी कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां पे मान आता है u का, u का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहां मुख्य रूप से दिक्कत कहां बनती है? दिक्कत बनती है वैल्यूएशन के सिंबल में, कि आपका जो मान ले रहे हो वो धनात्मक मान होगा या ऋणात्मक मान होगा। यहां पर काम आएगा हमें और एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी। पढ़ा हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी? देखो अभी तक नियम में और प्रतिबिंब निर्माण में हमने कहीं कार्तीय चिन्ह परिपाटी काम में नहीं ली। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का जो एक्चुअल यूजेज है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मिलेगा। मैं फिर से चलते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी को हमने कैसे समझा था? अक्ष से समझा था। ये आपका हो गया ध्रुव, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। यानी ध्रुव से दाईं तरफ दूर वाली जो दूरियां हैं वो प्लस में होगी। यानी ध्रुव से इधर बढ़ोगे तो दूरियां कैसी लेनी है? प्लस में। और ध्रुव से लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो दूरियां कैसी हो जाएगी? माइनस में। यानी ध्रुव से जो लेफ्ट में जाएंगे वो दूरियां क्या होगी? माइनस में। ऊपर की तरफ जो दूरियां आ रही है, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरियां है वो प्लस, और नीचे वाली दूरियां कैसी है? माइनस। याद होगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ाई तुमने। तो यहां पे देखो फोकस किधर है? लेफ्ट साइड में है, तो फोकस दूरी माइनस में होगी। वस्तु लेफ्ट में है तो u का मान भी क्या होगा? माइनस। u का मान तो एक्चुअली में हर बार माइनस में ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था पहला ही नियम, वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। तो वस्तु को आप हमेशा लेफ्ट में रखोगे तो वो तो मान हमेशा क्या मिलेगा? माइनस ही मिलेगा। प्रश्न क्या है हमारे पास कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बता दो। एक तो v का मान बता दो हमें, और एक आवर्धनता या आवर्धन का मान बता दो, मैग्नीट्यूड का मान m। दैट्स इट, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से शुरू कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र की हमें क्या चाहिए? v का मान चाहिए। मान रखो, f का मान 1/80 बराबर 1/v प्लस, और u का मान कितना आया था? -20। ये वैल्यू माइनस थोड़ा सा ऊपर ले लूं मैं, तो इसको क्या लिख दूंगा? -1/80 बराबर 1/v, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे भाई साहब? माइनस। कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/20। माइनस 1/20 था, इधर आ गया प्लस 1/20 बराबर 1/v। एलसीएम लो, लसपा कितना आ जाएगा? 80। 80 और 20 का लसपा 80। एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा, वो देख लेना, है ना। मैथमेटिक्स में नहीं चलेंगे, अभी साइंस करा रहे हैं, रीजनिंग करा रहे हैं, मैथ थोड़ा सा भी देखें हम। ये -1 प्लस का 4 बराबर 1/v। तो -1 प्लस 4 क्या बचा? प्लस का 3
बटा 80 बराबर 1/v। इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा। तो v का मान ये जो 3/80 है, ये किसका मान है? 1/v का मान है भाई साहब, है ना। तो v का मान करेंगे तो इसको उलट देंगे, तो ये भिन्न भी उलट जाएगी। 80/3 भाग लगाओ, 3 दूना 6, 20, 6 3 18, 6 3 18, 26.66 मीटर ये v का मान आएगा। और देखो v का मान कैसा है भाई साहब? प्लस में आया है, देख रहे हो आप? v का मान कैसा है? प्लस में। यहां पर देखो, यहां से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? ये यहां पे और इधर पीछे की ओर ले जाते हैं, यही बनता है। प्रतिबिंब किधर बनता है? दाईं तरफ, और दाईं तरफ वाली दूरियां कैसी होती है? धनात्मक। तो देखो v का मान धनात्मक आ गया। अब चलते हैं m का मान। m बराबर क्या है? -v/u। माइनस v का मान कितना था? 80/3। और u का मान कितना है? -20। -20 को मैं -20/1 लिख देता हूं, क्योंकि जब भी दो भिन्न भाग में होती है तो नीचे वाली भिन्न को उलटकर ऊपर ले आते हैं और उसे गुणा में कर देते हैं, है ना। तो ये एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 80/3 और ये गुणा में आएगा तो क्या हो जाएगा? 20/1 का 1/20 हो जाएगा। ये कट गया कितनी बार? 4 बार। तो m का मान अपने पास कितना हो गया भाई साहब? m का मान आ जाएगा अपना, m बराबर आ जाएगा 4/3, जिसे हम कहेंगे +1.33। m का मान क्या आया? +1.33। अब कुछ चीजें वापस जो अभी मैंने पढ़ाई थी आवर्धन में, दो चीजें हमने पढ़ी ना, कि एक तो आवर्धन का मान m का मान अगर माइनस है, ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा। और प्लस है तो प्रतिबिंब कैसा होगा भाई? आभासी व सीधा। फिर एक चीज और लिखी थी कि m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा, 1 के बराबर है तो बराबर, और 1 से अधिक है, 1.33 है, 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। देखो मैंने राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उन्हीं के एग्जाम्पल उठाए सीधे सीधे, ताकि आपको एश्योरिटी हो कि कंटेंट जो है वो पूरा आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है। पूरा बढ़िया व्यवस्थित कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। बिल्कुल आसान है, ठीक है। यहां पर माइनस और प्लस वाली ध्यान रख लेना है। कुछ चीजें आप माइनस प्लस के संदर्भ में फिक्स याद रख सकते हो, जैसे u का मान, u हमेशा ऋणात्मक होगा। u का मान हमेशा ऋणात्मक क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट हैंडेड पे होगी। f का जब मान ज्ञात करेंगे तो दो, एक तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। शुरुआती नोट्स पे ध्यान करें, शुरुआती नोट्स में जब हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा ली थी, है ना, अभिसारी और अपसारी दर्पण कहा था, उसके साथ ही मैंने एक चीज और लिखाई थी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। यानी ये चीज तो आप सीधा याद रख सकते हो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के परिप्रेक्ष्य में। ओके, एक दो सवाल और लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण है, देखो मैं समझ भी बनवाता हूं आपसे। उत्तल दर्पण है ना, तो देखो इसका वक्रता केंद्र इधर, फोकस इधर, तो फोकस दूरी भी राइट साइड में होगी। फोकस दूरी राइट में है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 30 सेमी प्लस में। एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी, यानी दर्पण दूरी दी है v। अब देखो वस्तु यहां पर है, प्रतिबिंब तो कहां बने था? O और F के बीच, याद है? उत्तल दर्पण से दूसरी वाली कंडीशन। तो राइट साइड में है तो बिंब दूरी क्या होगी? v। v जो है वो भी क्या हो जाएगी? प्लस में। और वो मान कितना दिया हुआ हमें? 20 सेमी।
तो दर्पण से बिंब की दूरी कितनी होगी, यानी u का जो मान है वो क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। बड़ा आसान है, हो ही जाएगा। अब देखो यहां पर अभी हमने पढ़ा कि u का मान सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक, माइनस। तो यहां पर मैं सॉल्व करने से पहले बता रहा हूं कि u की जो वैल्यू आनी चाहिए वो माइनस में आनी चाहिए, है ना। अगर नहीं आ रही मतलब हम गलत पढ़ रहे हैं, तो पता भी चल जाएगा आपको प्रणव सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे तुक्केबाजी में करा रहे हैं सवाल, है ना। चलिए, फॉर्मूला हमारे पास है ही है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू 30 बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है। u की वैल्यूशन क्या है वैसा, सॉरी u को की याद करनी थी, वहां पे चाहूंगा। v का मान कितना है 20 प्लस 1/u। ये 20 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/u। अब एलसीएम कितना है 30 और 20 का लसअप, 1/u को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने पहले लिख दिया, इस कैलकुलेशन को राइट हैंड पे ले गया। 30 और 20 का लसअप कितना आ गया 60। 30 का भाग 2 बार गया 2, माइनस 20 का भाग 3 बार गया 3, तो 1/u बराबर क्या आ जाएगा -1/60। ये किसकी वैल्यू आई है 1/u की, तो u का मान कितना हो जाएगा -60 सेमी। आ गया, सही बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा कि एग्जाम में जब आपको ये सवाल होगा और इसके ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन क्या होंगे इसके, ऑप्शन में माइनस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में माइनस नहीं मिलेगा। ये जो प्लस और माइनस आ रहे हैं ये हमारे कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आ रहे हैं, है ना। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी की कैलकुलेशन है। दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या किसी दूरी को नेगेटिव में माप सकते हो आप, नहीं ना, दूरी तो पॉजिटिव रहेगी। हाँ, कुछ विद्यार्थी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो बता दूं, अगर आपने माइनस देखा है तो वो विस्थापन हो सकता है, ठीक है। दूरी और विस्थापन दो अलग अलग पॉइंट है, दो अलग अलग भौतिक राशियां है। विस्थापन जो है वो धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी दूरी सदैव धनात्मक ही होगी। और हमें यहां पर क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है भाई साहब, समझ पा रहे हैं। तो u का वैल्यू यहां पे -60 सेमी आ गया, लेकिन ऑप्शन में आपको 60 सेमी ही मिलना है, ठीक है। एक सवाल और करते हैं न्यूमेरिकल। देखो टॉपिक छोड़ोगे नहीं, कुछ भी डिटेल में सारी चीजें करवा रहा हूं, सारे एग्जाम्पल करा रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। छोड़ दिया तो मतलब ये होगा कि मैंने ढंग से पढ़ाया नहीं है, और ऐसी चीज नहीं आनी है। पढ़ा रहा हूं पूरा, सारा टॉपिक कराऊंगा, सारे 6 के 6 टॉपिक कराऊंगा। सवाल सारे सही करके आओगे तब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने सही से पढ़ा लिया है। एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी है। देखो साइड मिरर है, साइड मिरर है, इट मींस कौन सा दर्पण हो गया आपका, उत्तल दर्पण हो गया। एक कार की दूरी यानी वस्तु की दूरी, u का मान कितना आ गया आपका 4 मीटर। दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर, f। देखो उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी क्या होगी प्लस में होगी भाई साहब, अभी हमने पढ़ा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, उत्तल दर्पण की प्लस में। दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताइए। क्या बताना मैं, एक तो उसकी स्थिति के बारे में और प्रकृति के बारे में। स्थिति और प्रकृति का जो निर्धारण है वो किससे होता है, m से होता है। यानी एक्चुअल में हमें ज्ञात क्या करना है यहां पर, हमें ज्ञात करना है यहां पर m। m का फॉर्मूला क्या होता है -v/u। अब u तो है हमारे पास, v नहीं है, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, v ज्ञात करना पड़ेगा। कर लेते हैं, जो अभी कर रहे थे वही था। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान 1, 1/v ज्ञात करना है, प्लस 1/u, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पे u का मान -4 मीटर है ना, ठीक है। u हमेशा माइनस में ही होना है ना, 1/4। ये 1/v
प्लस माइनस माइनस 1/4, माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा। v की वैल्यू 1/v को पहले लिख दूं मैं, एक बटा वी को पहले लिख दिया। लस पर कितना आ गया भाई साहब, यहां पे 4 आ गया, 4 प्लस 1 यानी 1/v बराबर क्या आ गया, 5/4। तो v का मान कितना आ जाएगा अपना, 4/5। देखो v का मान तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए पॉइंट हम वैल्यू करते नहीं। हमें क्या चाहिए, m का मान, वो ज्ञात करते हैं हम लोग। m क्या हो जाएगा, देखें, m बराबर -v/u। माइनस v का मान कितना था, 4/5, और u का मान कितना है, -4। और इसको मैं क्या लिख दूं, 4/1, माइनस माइनस कट जाएगा, 4/5 गुणा 1/4। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया, 1/5, यानी m का मान क्या है, 1/5। भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखो प्लस में है, प्लस 0.2, ये आपका m का मान आ जाएगा। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बता सकते हैं। धनात्मक है, प्लस है तो कैसा हुआ, आभासी तथा सीधा, है ना। प्लस है तो क्या हो गया, आभासी तथा सीधा, और वैल्यू क्या है 0.2 यानी 1 से कम, तो कैसा हो जाएगा, वस्तु से छोटा। क्लियर। एक प्रश्न और, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है, एक बिंब की दूरी दी हुई है, आपको प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन ज्ञात करना है। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी का मान दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है बिंब की दूरी का, आपको प्रतिबिंब की स्थिति v का मान ज्ञात करना है और m का मान ज्ञात करना है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन है। अभी 3 सवाल करा दिए, तीनों एक सवाल आप कीजिए, इसमें v का मान और m का मान कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कंटेंट यहां पर प्रकाश का परावर्तन आपको पूरा मिल रहा है। ठीक है, पूरा कंटेंट हो गया, जितने टॉपिक हो सकते थे, सारी जो चीजें हैं वो हमने यहां पर आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। आगे वाले जो चैप्टर हैं वो भी हो जाएंगे। 6 चैप्टर सिस्टमेटिकली आपको एग्जाम से कम 1 महीने पहले मिल जाएंगे, तो किसी प्रकार की चिंता ना करें। सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, सभी चैप्टर की MCQ सीरीज भी कराऊंगा, थोड़ा सब्र रखें, है ना। कुछ विद्यार्थी थोड़े से हो जाते हैं कि सर इतना ही पढ़ाया, अभी ऐसा ही पढ़ाया, आप थोड़ा और करवा दीजिए। वो मैं बता चुका हूँ आपको, मुझे सभी को लेके चलना है ना। तो सभी को लेके चलना है, जिनको थोड़ा सा अगर जल्दी चाहिए वो एक बार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख ले, और बाकी मैं तो कहूँगा आराम से अच्छे से देखें, अच्छे से समझ बना के करें। और पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, प्रयास मैं पूरा कर रहा हूँ, उतना प्रयास आप भी कीजिए, चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, ये पक्का वादा है, ये भ्रम नहीं है। ठीक है, चलिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।